सो लास्ट वीडियो में हमने क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली रिस्पायर कैसे करते हैं। हमने कहा था ह्यूमंस कैसे रिस्पायर करते हैं, हमें क्या होता है, लंग्स होता है। वैसे ही हमने पढ़ा था बाकी ऑर्गेनिज्म का, फिशेज में गिल्स होती हैं, कॉकरोच का पढ़ा था, अर्थवॉर्म का पढ़ा था, स्किन, स्पैरिकल्स, ये सब पढ़ा है हमने। अब हम आज जो कंप्लीट करेंगे वो क्या है, एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। जब भी एक एथलीट क्या करता है, दौड़ता है। जब वो दौड़ता है उसके बाद वो ब्रीथ, सांस तेजी से क्यों लेता है, और जब वो सांस लेता है तो वो इतनी डीपर सांस क्यों लेता है, इतनी गहराई की सांस क्यों लेता है। देखो, जब भी हम लोग भी कहीं दौड़ते हैं तो क्या होता है, हम लोगों की सांस फूल जाती है। और ऐसा नहीं होता आप ऑटोमेटिकली दो काम कर रहे हो, आप दौड़ भी रहे हो और उतनी ही स्पीड से आप सांस भी ले रहे हो, ऑक्सीजन भी ले रहे हो, ऐसा नहीं होता। और क्या होता है, जब आपको जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है उस टाइम दौड़ते टाइम, वो नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती, क्योंकि आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। एनर्जी ज़्यादा चाहिए लेकिन ऑक्सीजन की डिमांड उतनी नहीं हो पा रही। मतलब डिमांड तो चाहिए लेकिन उतनी वो कर नहीं पा रहा, रिस्ट्रिक्टेड हो रही है ना। क्योंकि देखो, मुझे जब दौड़ना है मुझे ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए लेकिन ऑक्सीजन उतनी मुझे नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल पा रही है, इसका रीज़न यही है कि जब आप भागोगे, जब आप रेस पे दौड़ते हो ना, तो उस टाइम पे उतनी ऑक्सीजन आपको नहीं मिल पाती। क्योंकि कभी नोटिस करना, जब आप भागते हो आप ट्राई करते हो कि आप मुंह को बंद करो और सांस को थोड़ा सा रोक के फिर दौड़ो, है ना। फिर जब जहाँ पहुंच जाओगे अपनी डेस्टिनेशन पे, उसके बाद तुम जोर से सांस लेना स्टार्ट कर देते हो। क्योंकि ऐसे दौड़े में प्रॉब्लम आ जाती है ना, दौड़ा नहीं जाता उतना स्पीड का जितना हम नॉर्मल दौड़ सकते हैं। तो उसी तरीके से ही एथलीट के साथ भी यही होता है। क्या होता है, द डिमांड फॉर एनर्जी इज हायर। जो डिमांड होती है एनर्जी की वो ज़्यादा चाहिए होती है जब वो रेस कर रहा होता है, लेकिन उतनी ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाती ताकि वो एनर्जी और ज़्यादा रिलीज कर सके। देखो, आपको पता है रिएक्शन में जब ऑक्सीजन कंबाइन होगा तभी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है ना। लेकिन जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है थोड़ी सी, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी भी क्या हो रही है, जो एनर्जी की सप्लाई है वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा, होना चाहिए था वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन एब्सेंस, मतलब यहाँ पे डेफिशिएंसी बोलो आप, ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होने की वजह से वो रिएक्शन जो कन्वर्ट होनी चाहिए थी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में और एनर्जी रिलीज हो रही थी, वो उसकी जगह लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से वहां पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। किसमें होगा, मसल्स में होगा। ठीक है, तो देखो यही लिखा है, एज अ रिजल्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द मसल सेल्स टू मीट द एनर्जी डिमांड। उस डिमांड को किसी ना किसी को तो पूरा करना पड़ेगा ना, और इसी के लिए क्या होगा, वहां पे जो कन्वर्जन होगी वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, है ना। लेकिन होगी कौन सी रिएक्शन, एनारोबिक रिएक्शन। आफ्टर कंप्लीशन, जैसे वो कंप्लीट कर देगा रेस को, एन एथलीट ब्रीथ फास्टर, तो वो क्या करता है, तेजी से सांस लेना शुरू कर देता है और गहराई की सांस लेता है ताकि ऑक्सीजन जितनी बॉडी को चाहिए वो उसको मिल सके। क्लियर, ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट द सिमिलैरिटीज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ने आपने पिछली जो लेक्चर था मेरा उसमें पढ़ा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, और एनारोबिक जो रिएक्शन है या रेस्पिरेशन है इसमें उसके एब्सेंस में होती है। ठीक है, अब जब उसके प्रेजेंस में होगी तो आपको पता है ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती थी। अब देखो पहला पॉइंट यही आ जाता है, इट टेक्स प्लेस विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। ये रिएक्शन होती है लेकिन इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। वेयर एज अगर एनारोबिक रिएक्शन की रेस्पिरेशन की बात करो तो इट टेक्स प्लेस विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट में जब आप रिएक्शन कर रहे थे यहाँ पे, तो देखो एरोबिक जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये क्या था, C6H12O6 प्लस O2, है ना, ये रिएक्शन थी। और इसका बाय प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, वाटर मिल रहा था, और साथ ही साथ क्या मिल रही थी, एनर्जी मिल रही थी। अब इसी साइड देखो पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और वाटर जो है रिलीज हो रहा है, या फिर इसका एंड प्रोडक्ट आप बोल लो। ठीक है, और ज्यादा एनर्जी ये रिलीज करता है क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन हो रही है। वेयरएज अगर आप एनारोबिक की बात करो तो वहां पे एरोबिक के रेस्पिरेशन में एनर्जी भी कम रिलीज हो रही है, और साथ ही साथ इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, वाटर नहीं हो रहा। क्या बन रहा है उसकी जगह, एल्कोहल बन रहा है। और आपको पता है ये रिएक्शन किस में होती है, यीस्ट में होती है। क्लियर, और एरोबिक रेस्पिरेशन की एग्जांपल किसमें है, प्लांट्स में ले लो, ह्यूमंस में ले लो। हम लोगों में क्या होता है, कंप्लीट रिएक्शन होती है, इसलिए हम किसके अंदर आते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट एट एयर्स। देखो आपको कभी कभी क्या आती रहती है, छींकें आती हैं। क्यों आती हैं, इसका रीजन यही है कि जब भी आप सांस लेते हो ना, जब भी आप क्या करते हो, एयर इनहेल करते हो, तो उसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, और वो आपकी नसल कैविटी में, जो ये वाली कैविटी होती है ना नोज के पीछे, नॉस्ट्रल्स के पीछे नसल कैविटी है,
उसको थोड़ा सा इरिटेट करती है। जैसे ही वो इरिटेट करती है तो उसको वो डस्ट को बाहर निकालना होता है और स्नीज कर कर छींक मार के आप उस डस्ट पार्टिकल को अपने नोज से बाहर निकाल देते हो। यही इसका आंसर है। और आंसर में देखो क्या है, वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल डस्ट लैडन एयर। जब हम हवा मतलब एयर को अंदर लेते हैं लेकिन उसमें डस्ट होती है ना, तो वो क्या करती है, हमारे नोज को इरिटेट करती है और उसका रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। देखो जब भी आपको कोई मारे तो आप रिफ्लेक्स एक्शन क्या करते हो, उसको ही उल्टा मारोगे। जब आपको कोई इरिटेट करेगा तो आपका नोज क्या करेगा, उल्टा ही काम करेगा ना उसको रिफ्लेक्स एक्शन क्या देना पड़ेगा, वो छींकता है, ठीक है। और उसकी वजह से जितनी भी डस्ट होती है वो आपके नोज से बाहर निकल जाती है। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको क्या करना है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स। आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, 3/4 ऑफ ईच विद वाटर। उसमें आपको पानी डाल देना है। फिर क्या करना है, लेबल दैम ABC। मान लो आपकी ये टेस्ट ट्यूब्स है 1, 2 एंड 3। आपने नाम दे दिया ABC, ठीक है। 3 टेस्ट ट्यूब है, ABC नाम दे दिया। अब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आपको क्या डालना है, स्नेल डालना है, ठीक है, एस डाल रही हूँ। दूसरे में आपको क्या डालना है, प्लांट डालना है। और तीसरे में आपको स्नेल भी डालना है और साथ ही साथ प्लांट भी डालना है, दोनों डालने हैं, ठीक है। और आपको बताना है Which test tube would have the higher concentration of carbon dioxide, कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किस में है। और ये नाम से ही पता चल रहा है किस में है, क्योंकि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है, छोड़ता नहीं है। Whereas अगर आप स्नेल की बात करोगे, स्नेल क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और आपको पता है स्नेल क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा और ऑक्सीजन को लेगा। ऑटोमेटिकली इस सारे तीनों टेस्ट ट्यूब में सबसे ज्यादा CO2 कौन रिलीज करेगा, स्नेल करेगी। तो इसका मतलब ए टेस्ट ट्यूब में सबसे ज्यादा CO2 की कंसंट्रेशन है। क्लियर? देखो इसका आंसर क्या है, टेस्ट ट्यूब ए विल हैव द एक्सक्यूज मी टेस्ट ट्यूब ए में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है किसकी, मगर कार्बन डाइऑक्साइड की। क्यों? क्योंकि जो ए जो टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या है, स्नेल है। और स्नेल क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है ना। सिंस प्लांट इज प्रेजेंट इन बोथ द टेस्ट ट्यूब B and C, प्लांट दोनों में प्रेजेंट है ना। और दोनों ही केसेस में प्लांट क्या करेगा, CO2 ही लेगा, क्योंकि उसको अपना खाना भी तो बनाना है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करेगा। इसकी वजह से उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो यूज कर रहा है मतलब हमें दे नहीं रहा, वो ले रहा है अपने काम के लिए, ठीक है। इसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, किसकी, मगर कार्बन डाइऑक्साइड की। सारे टेस्ट ट्यूब में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किस में होगी, ए वाली में। क्यों? क्योंकि स्नेल जो है वो क्या कर रही है, हमारी स्नेल क्या करेगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगी, लेगी नहीं, क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। क्या चाहिए उसको, ऑक्सीजन चाहिए। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। आपको इसमें से जो सबसे सही आंसर लग रहा है उसको क्या करना है, टिक करना है। तो ए पार्ट आ जाता है, इन कॉकरोचेस एयर एंटर द बॉडी थ्रू। आपने पढ़ा चैप्टर में, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कॉकरोच का स्ट्रक्चर है उसमें छोटे 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 पोर्स होते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम स्फेरिकल बोलते हैं। क्लियर? बी पार्ट है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ। जब भी आप कोई हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपकी लेग्स में क्या पड़ जाते हैं, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। और ये क्रैम्प्स जो है ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ, किसकी एक्युमुलेशन की वजह से पड़ते हैं, क्या चीज इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से क्या पड़ जाते हैं, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। और वो क्या है, आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन की वजह से ही आपकी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, या लेग में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। इवन की बॉडी में हर पार्ट में क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की एक्सरसाइज उस पर करते हो। क्लियर? ओके। सी पार्ट है, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज। एक नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीथिंग, कितना सांस, कितने मिनट में कितना सांस लेते हो, ठीक है, उसकी एवरेज आपको बतानी है कितनी है। और आपको पता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एक एवरेज पर्सन, एडल्ट पर्सन कितनी सांस लेता है कितने मिनट में, 15 to 18 टाइम्स, जिसमें कि इनहेल प्लस एक्सहेल दोनों इंक्लूड होता है। क्लियर? डी पार्ट है, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। जब आप सांस को छोड़ते हो, ये मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपने किया, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो रिब्स होंगी, रिब्स क्या होती है ये आपको पता है, आपके लंग्स को क्या करती है, कवर करती है, स्केलेटल होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, मूव क्या करती है, अपवर्ड मूव करती है कि डाउनवर्ड मूव करती है। तो आपको पता है ये किस तरफ मूव करती है, ये डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। जैसे आप एक्सहेल कर रहे हो तो आपकी रिब्स भी साथ में नीचे की तरफ मूव करेंगी, तो इट्स मूव डाउनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद दोज इन द कॉलम 2। आपको एक कॉलम की बी कॉलम के साथ मैच करनी है। ये सारे के जंबल टाइप में है, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाता है ईस्ट। ईस्ट आपको पता है ईस्ट किस में यूज किया जाता है, अर्थ फॉर्म करता है, नो। गिल्स, नो। ईस्ट अल्कोहल से लिंक्ड है, बिल्कुल है, क्योंकि आपको पता है जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उस टाइम पे आपका ग्लूकोज क्या रिलीज करता है, विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो इसका आ जाएगा, यहाँ पे मैं 1 कर देती हूँ या A कर देती हूँ, ठीक है।
क्लियर। उसके बाद आता है डायफ्राम। डायफ्राम तो आपको पता है कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है। तो ये इसका काम क्या है, ये अर्थवॉर्म है, गिल्स है, चेस्ट कैविटी है, स्टमेटा है, लंग्स एंड स्किन है, ट्रैकिया है। तो आपको पता ही है क्या है, ये चेस्ट कैविटी के लिए ही है। तो इसका आ जाएगा, डायफ्राम का है 4, तो ये है बी। क्लियर। उसके बाद आ जाता है स्किन। अब आपको पता है स्किन तो सीधे सीधे दिख रहा है सामने, यहाँ पे अर्थवॉर्म ही आएगा। क्यों अर्थवॉर्म आएगा, क्योंकि अर्थवॉर्म स्किन के थ्रू ही करता है रेस्पायर। क्लियर। उसके बाद आ जाता है लीव्स। लीव्स क्या करते हैं, देखो, गिल्स, नो, स्टोमेटा, यस, ये तो सामने दिख रहा है। ठीक है, लीव्स में क्या होगा, स्टोमेटा ही है रेस्पायरेशन का सोर्स। उसके बाद आ जाता है फिश। फिश में क्या है, गिल्स हैं, ये भी आपने पहले से पढ़ रखा है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है फ्रॉग। फ्रॉग का तो आपको पता ही है, लंग्स एंड स्किन है, तो सामने ही दिया हुआ है इसके। और साथ ही साथ जो कॉकरोच है उसका क्या है, ट्रैकिया है, और ये भी सामने ही दिया हुआ है। ठीक है, इसी के साथ ये एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है इन स्टेटमेंट्स का। ठीक है, फर्स्ट आ जाता है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लो डाउन। जब भी आप कोई हैवी एक्सरसाइज करते हो उस टाइम पे एक पर्सन का जो ब्रीथिंग रेट है वो कम होता है क्या। आप मुझे बताओ, कम हो सकता है, कैसे हो सकता है। मैंने अभी तो आपको बताया था एथलीट वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में, उसमें कहा था जब कोई हम क्या करते हैं, हैवी काम करते हैं, जैसे कि हम जिसमें हमारी एनर्जी यूज हो रही है, उस टाइम पे हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, ना कि कम हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, ये लिखा है गलत, तो इसको मैं लिख रही हूँ यहाँ पे फॉल्स। क्लियर। उसके बाद है क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट है, प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट द नाइट। क्या जो हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं सिर्फ दिन के टाइम पे और रेस्पिरेशन करते हैं सिर्फ रात के टाइम पे। नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था, इन लोगों में दोनों के दोनों प्रोसेसेस साथ में ही चल रहे होते हैं। बस फर्क इतना है कि दिन के टाइम पे ये फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करते हैं और रेस्पिरेशन उसके सामने दिखती नहीं है, लेकिन रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस एब्सेंट हो जाता है, तो इनको क्या करना पड़ता है, रेस्पिरेशन ही करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि रात के टाइम पौधों के नीचे नहीं रुकना चाहिए या बैठना चाहिए। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे वो लोग भी क्या कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, नो, उस टाइम रिलीज कर रहे होते हैं। उस टाइम उनको भी ऑक्सीजन ही चाहिए होता है, क्योंकि सिर्फ रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस उस टाइम पे मेन होता है उसका, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। तो इसलिए इसका क्या आ जाएगा, इसका यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। अब थर्ड आ जाता है, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स। क्या फ्रॉग, मेंढक जो है वो अपनी स्किन से भी रेस्पायर करता है, सांस लेता है, और उसके पास क्या लंग्स भी होते हैं सांस लेने के। जी हाँ, बिल्कुल, ये ट्रू है, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर में ये चीज समझाई है। फोर्थ पार्ट आ जाता है, द फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। क्या फिशेस के पास हमारी तरह लंग्स है रेस्पिरेशन के लिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा था, फिशेस के पास क्या था, गिल्स होते हैं। तो ये वाला आंसर क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स आ जाएगा। और इसी के साथ लास्ट वाला जो पार्ट है, द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजिंग ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब आप क्या करते हो, इनहेल करते हो, सांस लेते हो, मैंने आपको कहा था हम ले रहे हैं सांस, तो सांस लेने से क्या होता है, आपकी कैविटी इंक्रीज होती है। तो बिल्कुल इंक्रीज होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सको, ऑक्सीजन को ले सको। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। क्लियर। आई होप आपको ये ट्रू फॉल्स समझ आ गए हो। तो 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और 8th क्वेश्चन में है, given below is a square of letters in which are hidden different words related to respiration and organism. These words may be different in any direction, upward, downward, along the diagonal. Find the word for your respiratory system. Clue about those words are given below the square. आपको स्क्वायर में से आंसर्स ढूंढने हैं, ठीक है, जिनके क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिए हुए हैं। तो हम पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसी टेबल में आके हम देखेंगे कि इसके आंसर कहाँ पे होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट। जो आपके इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, उनमें जो एयर की ट्यूब्स होती हैं, जिससे एयर क्या करती है, पूरी बॉडी में जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, उसे हम क्या बोलते हैं, आपको इसमें कहीं दिख रहा है, उसे हम, ये तो पता चल गया, उससे पहले ये बताओ बोलते क्या है। उसे हम बोलते हैं ट्रैकिया। पता है ना आपको, ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ट्रैकियल, ठीक है। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ट्रैकियल सिस्टम। तो ट्रैकियल सिस्टम यहाँ पे मैं फर्स्ट डाल देती हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, TRACHEAE, ठीक है। तो आगे ट्रैकिया। सेकंड पार्ट आ जाता है, स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी। आपकी चेस्ट कैविटी को सराउंड करता है एक स्केलेटल स्ट्रक्चर, ताकि आपका लंग जो है वो डैमेज ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, पुश कर दो आपकी बॉडी को, फिर तो आपका लंग्स खराब हो जाए ना, इसलिए उसको प्रोटेक्शन कौन करता है, एक स्केलेटल सिस्टम रहा। उसे हम क्या बोलते हैं, अगर देखा जाए उसे हम क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कॉलम में ढूंढना है यहाँ पे कि रिब्स कहाँ है। तो देखो ये रहा रिब्स, ठीक है। तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, रिब्स।
थर्ड आ जाता है मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। आपको मैंने कहा था चेस्ट कैविटी में एक मस्कुलर फ्लोर है जिसको जो इस तरीके का होता है, क्या नाम है उसका? अब यहाँ से डायग्राम से अगर आपको याद आ जाएगा क्या था, ऐसा इस टाइप का क्या था, वहां पे क्या था, डायफ्राम था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? DIAPHRAGM, डायफ्राम। क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं डायफ्राम कहाँ पे है। ध्यान से देखो यहाँ पे डायफ्राम कहाँ दिख रहा है आप लोगों को? अपवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो ध्यान से देखो, ये देखो DIAPHRAGM। क्लियर? तो ये आ जाएगा थर्ड का। उसके बाद नेक्स्ट है टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। ये तो आपने बचपन द मीन्स के 6th क्लास से ही पढ़ा हुआ है कि लीफ के ऊपर जो छोटे 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 पोर्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये तो पता ही है आपको, स्टोमेटा बोलते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टोमेटा। अब टेबल में देखो स्टोमेटा कहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये देखो STOMATA, स्टोमेटा। ठीक है, तो ये आ गया फोर्थ का स्टोमेटा। नेक्स्ट है स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। मैंने आपको कहा था इंसेक्ट की बॉडी पे, जो कॉकरोच की एग्जांपल अगर आप ले लो, उसकी बॉडी पे छोटे 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 क्या होते हैं? स्मॉल ओपनिंग, पोर्स होते हैं। और उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हमने अभी बताया था मैंने आपको, क्या बोलते हैं? उन्हें हम स्पेरिकल बोलते हैं, SPIRACLES। उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पेरिकल। तो अब यहाँ पे टेबल में देखो आपको स्पेरिकल्स कहाँ दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे इस पूरे कॉलम में आपको स्पेरिकल कहाँ दिख रहे हैं? देखो ये वाली लाइन में SPIRACLES, और इसमें ये फिफ्थ का आंसर आ जाएगा स्पेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट है द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों में कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कौन सा ऑर्गन है? वो है लंग्स। ठीक है, अब देखो लंग्स आपको टेबल में कहाँ दिख रहे हैं? तो ये रहे आपके लंग्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 6th का आंसर। क्लियर? उसके बाद आ जाता है द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल। आप सांस कहाँ से लेते हो? मुंह से तो नहीं ले सकते ना, कहाँ से लेते हो? नॉस्ट्रल से। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका NOSTRILS, दैट इज योर नॉस्ट्रल्स। अब देखो यहाँ पे नॉस्ट्रल्स आपको कहाँ दिख रहा है, ध्यान से देखो आपको नॉस्ट्रल कहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखो NOSTRILS। ठीक है, नॉस्ट्रल आपको दिख रहा है और ये 7th का आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाता है एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म तो एक ही नाम तो है पूरे इस चैप्टर में। किसकी बात की गई थी? यीस्ट की बात की गई थी। तो यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है? एनारोबिक, या एनारोब्स भी आप उसे बोल सकते हो। ठीक है, तो आप देखो आपको यीस्ट कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है मुझे यीस्ट सामने ही। ठीक है, तो ये 8th का भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एन ऑर्गेनिज्म विद ट्रैकियल सिस्टम। अरे ये तो पता है, ट्रैकियल सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म को एग्जाम्पल देके बता दो। और किसमें है जो ट्रैकियल सिस्टम है? तो वो किस में है? एंट में है, चींटी में है। ठीक है, तो ढूंढो यहाँ पे आपको एंट कहाँ दिख रही है? ये रही एंट, ANT, एंट। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 8th क्वेश्चन, जिसमें हमने सभी आंसर्स यहाँ ढूंढ लिए हैं। 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम। हमेशा आपने देखा होगा जो हैवी, मतलब जो ये क्या बोलते हैं इनको, ट्रैक्स पे जाते हैं ना, ट्रैकिंग पे जाते हैं ट्रैकर्स। तो ये बोला गया है जब माउंटेनर्स अगर पहाड़ी चढ़ते हैं तो उनके पास हमेशा अपना ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों साथ में होता है? ये तो सबको पता है क्यों होता है साथ में, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसलिए उनको सिलेंडर साथ में लेना पड़ता है। तो इसका आंसर आपको इन चारों ऑप्शन से ढूंढना है। पहला पार्ट क्या पूछा है? एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज नो एयर। क्या आगे वो 5 किलोमीटर चलेंगे उसके बाद उनको वहां पे एयर ही नहीं मिलेगी? पहला ऑप्शन। बी पार्ट है द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। कि ग्राउंड में जितनी उनको एयर मिलती है एज कम्पेयर टू अगर वो ऊपर चढ़ते जाएंगे तो वहां पे एयर का अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सी ऑप्शन है द टेम्परेचर ऑफ एयर इज हायर देन दैट ऑफ द ग्राउंड। टेम्परेचर एयर का ज्यादा होगा, मतलब एयर का टेम्परेचर अगर मान लो आप वो ज्यादा होगा, ऐसा होता है? ऐसा होता है? नहीं होता। द प्रेशर ऑफ एयर इज हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड। एयर का प्रेशर ऊपर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू, लेकिन इसका मेन आंसर कौन सा है? बी पार्ट। देखो ध्यान से देखो, बी पार्ट ही ये बोल रहा है कि जो ग्राउंड पे एयर है उसका अमाउंट क्या है? ग्राउंड पे जो आपको ऑक्सीजन मिल रही है वो ज्यादा मिल रही है। क्यों? क्योंकि ट्रीज तो नीचे ही है ना। अब ऐसा नहीं है ना कि आप 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ जाओगे ट्रीज आप अपने साथ लेके जा सकते हो, ऐसा नहीं है। तो आप जो साथ लेके जा सकते हो वो क्या है? आपका ऑक्सीजन सिलेंडर है। इसीलिए जो है वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को कैरी करते हैं अपने साथ माउंटेनर्स, ताकि जैसे जैसे वो हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते जाए तो उनको वो ऑक्सीजन वहां पे वो उस सिलेंडर से यूज कर लें। क्लियर? इसी के साथ टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखे हैं, इसकी तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट इसमें आ जाता है डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन।
अब सेलुलर रेस्पिरेशन तो पता है, सेल के अंदर जब हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो क्या लिखा है इसका आंसर, देखो, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जब हमारा खाना क्या होता है, टूट जाता है सेल के अंदर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी रिलीज होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रीथिंग रेट क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट, एक मिनट में एक पर्सन कितनी बार सांस लेता है। नॉर्मली तो पता है 15 to 18, लेकिन जब हैवी एक्सरसाइज कर लो, आप ज़्यादा वर्कआउट कर लो, तो वो कितना पहुंच जाता है, 25 तक भी हो जाता है ना, ज़्यादा हो जाता है, आपका ब्रीथिंग रेट फास्टर हो जाता है। अब थर्ड आ जाता है डिफाइन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेल होता है सांस लेना, जो आप सांस लेते हो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, और जो आप सांस छोड़ते हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो डिफाइन में यही लिखा हुआ है, इनहेलेशन, द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। एंड एक्सहेलेशन के बारे में क्या लिखा है, द गिविंग आउट ऑफ एयर, जो आप सांस छोड़ रहे हो वो किस में ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड में ज़्यादा होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सहेलेशन। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे एनिमल्स, पहला पार्ट दैट एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू गिल्स, ऐसे एनिमल्स के नाम दो, ऐसे कोई दो एनिमल्स बताओ जो अपने गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। ठीक है, अगर आप बात करोगे फिशेस की और प्रॉन्स की, दोनों ही खाते हैं। ठीक है, प्रॉन्स भी लोग खाते हैं, फिशेस भी खाते हैं, और ये दोनों के दोनों, इनमें क्या है, ब्रीथिंग सिस्टम कौन सा है, क्या है इनके, कौन सा ऑर्गन है, इनके पास गिल्स हैं। ठीक है, कोई लंग्स नहीं है अपने रेस्पायर करने के लिए। बी इसका सेकेंड पार्ट है, एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू स्पैरिकल, जैसे आपने कॉकरोच की एग्जांपल तो पढ़ी ही है, लेकिन एक और कोई ऐसा एनिमल बताओ जो किसके थ्रू सांस लेता है, पोर्स के थ्रू, और वो कौन है, बटरफ्लाई है। ठीक है, कॉकरोच तो पता ही है, और दूसरी क्या है, बटरफ्लाई है। तो थर्ड पार्ट इसका आ जाता है, एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू स्किन, ऐसे जो स्किन के थ्रू सांस, स्किन का तो आपको पता है, आपने अर्थ फॉर्म पढ़ा है, और दूसरा फ्रॉग भी है, फ्रॉग अपने स्किन से भी सांस लेता है, साथ ही साथ उसके पास लंग्स भी हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 10th क्लास साइंस का कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसकी कंप्लीट पीडीएफ, इस चैप्टर की कंप्लीट पीडीएफ आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, आपको उस लिंक में जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, और वहाँ पे आपको ये कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। इसी के साथ आप बाकी चैप्टर्स की भी पीडीएफ वहाँ से ले सकते हो। अगर आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करोगे, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट का एक कॉलम होगा, आप वहाँ पे जाके सारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने जो जो चैप्टर्स पढ़ाए होंगे आपको वो भी दिख जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल में न्यू हो और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो इस वीडियो के ऊपर एक आई बटन होगा, आपको उसको प्रेस करना है, उसके थ्रू आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ भी देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने कजन्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी इस वीडियोज़ का बेनिफिट उठा सके। तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय।